नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इंसान की सबसे अनोखी शक्ति उसकी कल्पना है। यही शक्ति हमें बाकी सभी जीवों से अलग करती है। लाखों साल पहले जब इंसान छोटे छोटे झुंडों में जंगलों और नदियों के किनारे जी रहा था, तब उसे जीवित रहने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि आपसी सहयोग की भी जरूरत थी। लेकिन सवाल यह है कि हजारों अजनबी लोग कैसे एक दूसरे पर भरोसा करें, कैसे मिलकर काम करें। यहीं से जन्म हुआ एक ऐसी चीज का जिसने इंसान को असीम शक्ति दी, धर्म। धर्म कोई अचानक आसमान से नहीं टपका, बल्कि यह इंसान की कलेक्टिव इमेजिनेशन का नतीजा था। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद जब इंसान ने कहानियां गढ़नी शुरू की, मिथक बनाने शुरू किए, तभी से साझा विश्वास संभव हुआ। कबीले मानने लगे कि उनका टोटेम देवता उन्हें बचाता है, कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। असलियत में वह शक्ति मौजूद नहीं थी, लेकिन उस पर विश्वास ने इंसानों को एकजुट किया। यही साझा विश्वास आगे चलकर धर्म की नींव बना। धर्म ने इंसान को एक दूसरे से जोड़ने का सबसे मजबूत धागा दिया। और यही कारण है कि इतिहास में धर्म केवल आस्था नहीं रहा, बल्कि सभ्यता का आधार बन गया। लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी पर कई तरह की इंसानी प्रजातियां थीं। उनमें से सिर्फ एक ही बच पाई, होमो सेपियंस। आज पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही हैं, लेकिन कभी यह धरती हमारी मोनोपोली नहीं थी। लगभग 25 लाख साल पहले अफ्रीका में सबसे पहले इंसानी प्रजातियां विकसित हुईं। उन्हें हम होमो जीन्स के नाम से जानते हैं। इनमें कई प्रजातियां आई थीं: होमो इरेक्टस, होमो नेंडरथलेंसिस, होमो फ्लोरेसेंसिस, होमो डेनिसोवा और आखिरकार हम, होमो सेपियंस। ये सभी एक ही समय में पृथ्वी पर रहते थे, शेर, हाथी, भालू और दूसरे जानवरों की तरह। यह सोचना भी अद्भुत है कि अगर आप 1 लाख साल पहले धरती पर चलते तो आपको अलग अलग इंसानी प्रजातियां मिल सकती थीं। अब सवाल उठता है कि इन सब में से सिर्फ हम क्यों बचे, बाकी सब क्यों मिट गए? इसका जवाब धीरे धीरे मिलता है जब हम इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी सोचने, समझने और कल्पना करने की शक्ति को समझते हैं। करीब 70,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी तकदीर बदल दी। इसे इतिहासकार कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। उससे पहले इंसान साधारण जानवरों जैसा ही था। शिकार करता, फल सब्जी जुटाता, छोटे समूहों में रहता, लेकिन उसके पास कोई बड़ा एडवांटेज नहीं था। हाँ, सीधा खड़ा चलने और हाथों से चीजें पकड़ने का फायदा हमें था, लेकिन यह अकेले हमें दुनिया पर राज करने लायक नहीं बनाता था। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का मतलब है सोचने, कल्पना करने और भाषा के जरिए जटिल विचारों को साझा करने की क्षमता। यही असली टर्निंग पॉइंट था। जब इंसान ने कहानियां गढ़नी शुरू की, मिथक बनाने शुरू किए और अपने दिमाग में ऐसी चीजें सोचना शुरू किया जो असल में मौजूद नहीं थीं। यह शक्ति किसी और प्रजाति के पास नहीं थी। भाषा का विकास हमारे लिए गेम चेंजर साबित हुआ। जानवर भी आवाज निकालते हैं, चीत्कार करते हैं, खतरे का संकेत देते हैं, लेकिन हमारी भाषा की खासियत थी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और इमेजिनेशन। हम सिर्फ सिंह आ रहा है नहीं कह सकते थे, बल्कि यह भी बता सकते थे कि कल नदी के पास 3 सिंह दिखे थे और शायद आज भी वो आएंगे। हम हाइपोथेटिकल बातें कर सकते थे, पास्ट और फ्यूचर पर विचार कर सकते थे। यहीं से इंसान ने पहली बार बड़े समूहों में सहयोग करना शुरू किया। छोटे छोटे गुटों से निकलकर इंसान 150 से ज्यादा लोगों के समूह में संगठित हो सकता था। यह ऑर्गेनाइजेशन संभव हुआ सिर्फ लैंग्वेज और इमेजिनेशन की वजह से। असली ताकत यही थी। अब जरा सोचिए, अगर किसी जानवर के समूह में 50 से ज्यादा सदस्य हो जाएं, तो कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंसान ने 100, 200, यहां तक कि हजारों लोगों के समूह बनाए और उन्हें जोड़ने वाली चीज थी शेयर्ड स्टोरीज। धर्म, मिथक, कानून, कबीलाई विश्वास, ये सब इमेजिनेशन से बने। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने इंसान को झूठ बोलने, कहानी गढ़ने और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर विश्वास करने की क्षमता दी। यह अजीब लगेगा, लेकिन यही हमारे लिए सर्वाइवल का सबसे बड़ा हथियार था। जब सब लोग किसी एक कहानी पर विश्वास करते हैं, तो वे एक दूसरे के लिए अजनबी होकर भी सहयोग करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, निएंडरथल्स शारीरिक रूप से हमसे कहीं मजबूत थे। उनकी काया ताकतवर थी, दिमाग भी बड़ा था, लेकिन वे सिर्फ छोटे छोटे परिवारों में रहते और इमीडिएट जरूरतों तक सोच पाते। जबकि होमो सेपियंस ने अपने दिमाग में मिथक बनाए। हम सब एक कबीले के सदस्य हैं, हमारा टोटेम यह है, हमारा देवता यह है। इस साझा कल्पना ने उन्हें बड़े बड़े समूहों में एकजुट किया। यही वजह है कि धीरे धीरे सेपियंस ने न सिर्फ अफ्रीका से बाहर माइग्रेशन किया, बल्कि एशिया, यूरोप और आखिर में पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया।
जहां जहां सेपियंस पहुंचे वहां बाकी प्रजातियां गायब होने लगीं। या तो हमने उन्हें खत्म किया या हमारी संख्या और ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें पीछे धकेल दिया। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का असर सिर्फ जीवित रहने तक सीमित नहीं रहा, यह हमारी कला, धर्म और संस्कृति का भी जन्म था। करीब 30 से 40 हजार साल पहले यूरोप की गुफाओं में बनाई गई पेंटिंग्स इसका सबूत हैं। इंसान ने जानवरों के चित्र बनाए, अपने देवताओं की कल्पना की और सिंबलिक ऑब्जेक्ट्स बनाना शुरू किया। एक साधारण पत्थर अब सिर्फ पत्थर नहीं रह गया, वह एक धार्मिक चिन्ह बन सकता था। सोचिए, एक हिरण के बारे में सोचना और उसकी तस्वीर बनाना, यह सीधी बायोलॉजिकल जरूरत तो नहीं थी, लेकिन इंसान ने यह किया क्योंकि उसके पास इमेजिनेशन थी। यही इमेजिनेशन आगे चलकर सभ्यता का आधार बनी। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का एक और नतीजा यह था कि इंसान ने अपने आप को दूसरों से अलग और सुपीरियर समझना शुरू किया। हम कहानियां गढ़ते रहे कि हम धरती के मालिक हैं, हम विशेष हैं, जबकि असलियत यह थी कि जैविक रूप से हम भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा थे। लेकिन हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन ने हमें बाकी प्रजातियों से अलग खड़ा कर दिया। शुरुआती दौर में इंसान अभी भी हंटर गैदरर था। उसका जीवन प्रकृति के साथ गहरे जुड़ा हुआ था। जंगल, नदियां, मौसम, यही उसकी दुनिया थी। इंसान दिन रात सर्वाइवल में लगा रहता, लेकिन इमेजिनेशन ने उसे भविष्य की प्लानिंग सिखाई। आज शिकार नहीं मिला तो कल कहां जाना है, कौन से मौसम में कौन सा फल मिलेगा, यह सब सोचने की क्षमता आई। धीरे धीरे इंसान ने दुनिया को बदलना शुरू किया। हर माइग्रेशन के साथ नई भूमि पर पहुंचना, वहां के बड़े जानवरों का शिकार करना और इकोसिस्टम को बदल देना। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में इंसानों के पहुंचने के कुछ ही हजार साल बाद कई बड़े जानवर जैसे डिप्रोटोडॉन गायब हो गए। इसी तरह अमेरिका में मैमथ और दूसरे विशाल जीव इंसानों के आने के बाद विलुप्त हो गए। यह सब हमारे शिकार और ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हुआ। लेकिन यह सिर्फ ताकत का खेल नहीं था। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने हमें संस्कृति दी, भाषा दी, साझा विश्वास दिया। यही असली हथियार था। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वे दोस्ती कर सकते हैं। अगर 10 लोग हैं तो वे मिलकर शिकार कर सकते हैं। लेकिन अगर 1000 लोग हैं तो उन्हें किसी शेयर्ड स्टोरी की जरूरत है। यही कहानी उन्हें एक बनाती है। यही धर्म का जन्म था, यही कानून का जन्म था, यही सभ्यता का बीज था। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का मतलब था कि इंसान अब सिर्फ हकीकत में जीने वाला जीव नहीं रहा, बल्कि कल्पना की दुनिया में भी जीने लगा। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने इंसान की सोचने की क्षमता को इतना विकसित कर दिया कि उसने अपने आसपास की हर चीज को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। पहले इंसान और जानवरों के बीच इतना अंतर नहीं था। दोनों ही अपने पेट भरने और प्रजनन करने तक ही सीमित थे। लेकिन जैसे ही भाषा और इमेजिनेशन की शक्ति आई, इंसान ने न सिर्फ जरूरतें पूरी की, बल्कि जीवन को अर्थ देने की कोशिश की। इस दौर में ही पहली बार मिथक और कहानियां पैदा हुईं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कबीला यह मानता था कि उनका टोटेम, जैसे शेर या बाज, उन्हें सुरक्षा देता है, तो उस विश्वास के दम पर पूरा कबीला एकजुट रहता। असलियत में बाज या शेर ने कुछ नहीं किया, लेकिन उस साझा कल्पना ने इंसानों को सहयोगी बनाया। यही सहयोग असली शक्ति था। अगर आप गौर करें तो आज भी हमारी जिंदगी मिथकों पर टिकी है। चाहे वह धर्म हो, राष्ट्र हो या पैसा, ये सब सामूहिक विश्वास पर आधारित हैं। लेकिन इसकी जड़ें यहीं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में थीं। यह ऐसा दौर था जब इंसान ने पहली बार अदृश्य चीजों पर विश्वास करना शुरू किया। अब जरा हंटर गैदरर जीवन की ओर लौटते हैं। इंसान छोटे छोटे समूहों में जंगलों और नदियों के किनारे घूमता था। वह जंगली फलों, जड़ों और शिकार पर निर्भर था। लेकिन कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने उन्हें न सिर्फ यह सिखाया कि कहां कौन सा फल मिलेगा, बल्कि यह भी कि अगर आज शिकार नहीं मिला तो कल कहां जाना है। वे भविष्य की योजना बना सकते थे। इंसानों के पास एक और अद्भुत क्षमता थी, गॉसिप, यानी चुगली करना। यह सुनकर आपको हंसी आएगी, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि चुगली हमारी एवोल्यूशन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। क्योंकि जब इंसान अपने समूह में दूसरों की बात करता था, कौन भरोसेमंद है, कौन धोखेबाज है, तो वे बेहतर तरीके से सहयोग कर पाते थे। यही सामाजिक ग्लू था जिसने बड़े समूहों को जोड़कर रखा। गॉसिप ने भरोसे की नींव रखी। अगर आप किसी अजनबी से मिलें और पता चले कि वह भी आपके देवता को मानता है या आपके जैसे ही रीति रिवाज अपनाता है, तो आप तुरंत उसके साथ जुड़ जाते हैं।
यही कल्चरल बॉन्डिंग इंसान को बाकी जानवरों से अलग करती थी। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद इंसान ने कला और संस्कृति भी घड़ी। यूरोप की गुफाओं में मिली 30,000 साल पुरानी पेंटिंग्स हमें बताती हैं कि इंसान ने अपनी कल्पना को दीवारों पर उतारना शुरू किया। उन्होंने घोड़ों, भैंसों और शेरों की तस्वीरें बनाई। किसी ने देवी देवताओं के आदिम रूप बनाए, किसी ने सिंबलिक ऑब्जेक्ट्स गढ़े। यह सब सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं था, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए था, मीनिंग और आइडेंटिटी पाने के लिए। सोचिए, एक जानवर कभी अपनी गुफा की दीवार पर पेंटिंग नहीं बनाएगा, वह बस खाना खाएगा और सोएगा। लेकिन इंसान ने ऐसा किया क्योंकि वह इमेजिनेशन की दुनिया में जीता था। यही इमेजिनेशन आगे चलकर धर्म, संस्कृति और सभ्यता का आधार बनी। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने इंसान को यह क्षमता भी दी कि वह अनसीन चीजों पर विश्वास करे। यह बहुत सटल लेकिन बहुत बड़ी बात है। अगर आप कहें कि कल बारिश होगी, यह सीधे सीधे अनुभव पर आधारित नहीं है, यह भविष्य की कल्पना है। और अगर आप कहें कि हमारा कबीला आकाश देवता का प्रिय है, यह तो पूरी तरह इमेजिनेशन है। लेकिन जब 100 लोग इस पर विश्वास करते हैं तो वह वास्तविक शक्ति बन जाती है। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर कोऑपरेशन संभव हुआ। जानवरों की टीमें कुछ दर्जन तक सीमित थीं, लेकिन इंसान हजारों लाखों की आबादी को जोड़ सकता था, क्योंकि वह शेयर्ड मैथ्स पर भरोसा करता था। यही वह शक्ति है जिसने हमें बाकी सभी जीवों पर वर्चस्व दिलाया। अब सवाल उठता है कि बाकी इंसानी प्रजातियां क्यों मिट गईं? जैसा कि हमने पहले देखा, निएंडरथल्स हमसे ताकतवर थे, उनका दिमाग भी बड़ा था, लेकिन वे उतनी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज और इमेजिनेशन विकसित नहीं कर पाए। वे छोटे परिवारों तक सीमित थे, जबकि सेपियंस बड़े नेटवर्क बना सकते थे। यही नेटवर्किंग पावर हमारी असली ताकत थी। कुछ जगहों पर सेपियंस और निएंडरथल्स मिले भी। डीएनए की स्टडी बताती है कि आज के यूरोपीय और एशियाई लोगों के डीएनए में 1 से 4% निएंडरथल जीन मौजूद हैं। इसका मतलब है कि कभी इंटरब्रीडिंग भी हुई, लेकिन आखिरकार निएंडरथल्स गायब हो गए और सेपियंस ही बचे। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का एक और असर यह हुआ कि इंसान अब दुनिया के इकोसिस्टम को ड्रास्टिक रूप से बदलने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई द्वीपों पर इंसानों के पहुंचने के कुछ ही हजार साल बाद बड़े बड़े जानवर विलुप्त हो गए। मैमथ, सेबर टूथ टाइगर, विशाल स्लॉथ, सबका अंत हुआ, क्योंकि इंसान ने संगठित शिकार शुरू कर दिया और यह शक्ति किसी और के पास नहीं थी। इससे यह भी साबित होता है कि इंसान सिर्फ नेचर का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि उसने नेचर को बदलना शुरू कर दिया। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने हमें क्रिएटर्स बना दिया, लेकिन साथ ही डिस्ट्रॉयर्स भी। अब जरा सोचिए, अगर कॉग्निटिव रेवोल्यूशन नहीं होती तो आज हम कहां होते? शायद हम अभी भी अफ्रीका के जंगलों में शिकार कर रहे होते। कोई सभ्यता नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई विज्ञान नहीं होता। असल में सब कुछ इमेजिनेशन से शुरू हुआ। लेकिन इस कल्पना की शक्ति के कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे, क्योंकि मिथ्स पर विश्वास करना कभी कभी झगड़े की वजह भी बनता था। एक कबीला किसी देवता को मानता, दूसरा किसी और को। दोनों अपनी कहानियों पर विश्वास करते और उनमें टकराव होता। यानी कोऑपरेशन जितना बढ़ा, उतना ही कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ा। यही इंसान की ड्यूअल नेचर है। हम साथ मिलकर दुनिया बदल सकते हैं और एक दूसरे को मार भी सकते हैं। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने हमें जानवरों की तुलना में बहुत आगे पहुंचा दिया, लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। आगे चलकर इंसान ने कृषि की खोज की, गांव बनाए, साम्राज्य बनाए, धर्म और राजनीति गढ़ी। लेकिन यह सब संभव हुआ क्योंकि हमारे पास सबसे पहले इमेजिनेशन की शक्ति आई। यानी अगर आपको इंसान की असली ताकत समझनी है, तो वह तलवार या ताकतवर शरीर नहीं है, वह है कहानी गढ़ने और उस पर सामूहिक रूप से विश्वास करने की शक्ति। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही विषयों पर हमारी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।